हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो प्रीवियस क्लास में हमने सेल थ्योरी तक कंप्लीट कर लिया था। सेल थ्योरी का मतलब हुआ कि हमने सेल के बारे में एक ओवरव्यू देख लिया था। हमें पता चल गया था कि सेल क्या होता है, सेल के बारे में हमें हल्का फुल्का आइडिया हो गया था। लेकिन आज हम आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे जहाँ पर आपको पता चलेगा कि सेल के क्या क्या टाइप्स होते हैं, सेल के क्या क्या टाइप्स होते हैं। अगर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, अगर कोई ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे सेल्स हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे। और साथ में हम देखेंगे कि सेल के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, सेल का शेप कैसे होता है। अलग अलग सेल अलग अलग शेप का होता है, किसी का राउंड शेप होता है, किसी का स्पिंडल शेप होता है। और सेल के हम साइज के बारे में देखेंगे। सो इस वीडियो में हम काफ़ी डिटेल में अब देखने वाले हैं कि सेल चैप्टर से रिलेटेड हम सेल से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो देखते हैं कि सेल के नंबर के बेसिस पर हम सेल को कितने टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सेल को हम बेसिकली दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर सिंगल सेल्ड है, फर्स्ट टाइप है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेल के नंबर के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं। तो हम पहले डिवाइड करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और सेकंड टाइप होगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम किसे बोलेंगे। तो सेल नंबर के बेसिस पर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं। तो सेल नंबर के बेसिस पर अगर हम बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास एक तरह की एल्गी है। तो एल्गी वैसे तो सिंगल सेल्ड भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर हमने एल्गी वर्ड ना यूज करके सिर्फ एल्गी का एक एग्जाम्पल यूज किया है, क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास जो है वो सिंगल सेल्ड है, तो इसलिए यहाँ पर ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह पैरामीशियम और बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है तो सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सभी तरह के बैक्टीरिया सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिर्फ एक सेल से मिलकर ये बने रहते हैं, सिर्फ एक सेल से ये मिलकर बनते हैं, इसलिए हम इसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। फंजाई की बात करें तो यहाँ पर फंजाई कई तरह की होती हैं, यूनिसेलुलर भी होती हैं और मल्टी सेलुलर भी होती हैं। तो ईस्ट, अगर आपको कोई पूछे कि ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि ईस्ट जो है वो यूनिसेलुलर है। इसलिए हमने यहाँ पर एल्गी के केस में क्लेमाइडोमोनास को लिखा है और साथ में फंजाई के केस में हम यहाँ पर लिख सकते हैं ईस्ट। तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं ईस्ट का। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये इसके एग्जाम्पल हो गए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। इसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, ऑफ मोर देन वन सेल, एग्जाम्पल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ही हमें समझ में आ रहा है कि मल्टीपल सेल्स से मिल करके जो ऑर्गेनिज्म बने उसे हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लाखों, हजारों, सैकड़ों सेल्स से मिल करके बनते हैं। ये सिंगल सेल्ड नहीं रहते, इनका जो फॉर्मेशन होता है ये मल्टीपल सेल्स से मिल करके बनते हैं। जैसे कि हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं प्लांट सेल या फिर एनिमल सेल। प्लांट की बॉडी अगर हम किसी भी पार्ट को वहाँ पर कट करें, प्लांट के किसी भी पार्ट को आप कट करेंगे तो वहाँ पर आपको जो सेल दिखाई देंगे वो लाखों की संख्या में दिखाई देंगे अगर आप माइक्रोस्कोप में देखेंगे। और अगर आप एनिमल को किसी भी एनिमल में, और अगर आप एनिमल की बॉडी का छोटा सा भी पार्ट अगर आप देखेंगे या फिर एनिमल को एज अ होल आप देखेंगे तो मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ, ट्रिलियंस ऑफ यहाँ पर सेल्स आपको दिखाई देंगे। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी भी थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, मिलियंस ऑफ सेल्स से मिल करके बनी है। अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिल करके बनी है। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की स्पेशल फीचर है कि यहाँ पर सेल्स जो है, यहाँ पर सेल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। बहुत सारे सेल्स मिल करके हमारी बॉडी में टिश्यूज़ बनाते हैं। टिश्यूज़ फिर बहुत सारी क्वांटिटी में मिल करके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन फिर मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और फिर जाके हमारी बॉडी बनती है। तो यहाँ पर आप देखिए कि कई सारे सेल्स, यानी करोड़ों की संख्या में सेल्स जब मिलेंगे तो टिश्यूज़ बनाएंगे, टिश्यूज़ फिर ऑर्गन्स बनाएंगे। तो कई करोड़ सेल्स मिल करके हमारी बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं। इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सेल का अलग अलग शेप कैसा होता है। कोई सेल राउंड शेप होता है,
कोई सेल स्पिंडल शेप का होता है, कोई इलोंगेटेड होता है। तो इस तरह के शेप भी हम सेल से रिलेटेड समझ लेते हैं। अगर हम सेल की शेप की बात करें तो सेल के कई तरह के शेप होते हैं। कुछ सेल राउंड शेप के होते हैं, कुछ स्फेरिकल शेप के होते हैं, कुछ का शेप टेल जैसा होता है और कुछ सेल स्पिंडल शेप के होते हैं। तो हमारी बॉडी में ही अगर हम बात करें तो कई तरह के सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम सेल की बात करें तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि यहाँ पर हम एक राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कुछ स्फेरिकल शेप देख रहे हैं और ये किस तरह का सेल है, ये फैट सेल है। और अगर हम यहाँ पर ओवम की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ हद तक आपको राउंड शेप दिखाई देगा। अगर हम स्पर्म सेल की बात करें तो इसका शेप किस प्रकार का होता है, इसका शेप टेल जैसा होता है। तो यहाँ पर एक टेल प्रेजेंट होती है और इस तरह से आपको यहाँ पर एक स्पर्म सेल में टेल प्रेजेंट दिखाई देगी। तो हमारी बॉडी में अलग अलग तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और उन सेल्स का शेप बहुत ही डिफरेंट होता है। और उसके बाद हम बात करें, अगर हम ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड सेल की अगर हम बात करें तो ब्लड सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, तो उनका शेप बहुत ही डिफरेंट होता है। आरबीसी का शेप अलग होगा, डब्ल्यूबीसी के जो सेल्स होते हैं उनका बहुत ही अलग शेप होता है। इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स का शेप आप बाद में देखेंगे कि इनका शेप बहुत ही डिफरेंट होता है। इस्नोफिल का अलग शेप होगा, बेसोफिल्स का अलग शेप होगा और न्यूट्रोफिल्स का भी एक अलग शेप होगा। तो ये डब्ल्यूबीसी के अंतर्गत आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स के अंदर आते हैं और हमें इतना डिटेल में अभी नहीं देखना, बस आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि हमारी बॉडी में जो सेल्स होते हैं उनका शेप बहुत ही डिफरेंट होता है। अगर हम ब्रेन में जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं उनका अगर हम शेप देखें तो कुछ ब्रांच पैटर्न हमें दिखाई देता है। अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो यहाँ पर हमने एक स्ट्रक्चर बनाया है नर्व सेल का। तो यहाँ पर आप नर्व सेल का एक डायग्राम देखिए कि इस तरह से यहाँ पर एक ब्रांच शेप हमें दिखाई देगा। यहाँ पर ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी जिसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। आगे की क्लासेस में आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा, आपको बहुत अच्छे से इसका डायग्राम भी पढ़ने को मिलेगा। आपको प्रॉपर नर्व सेल के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आपके सिलेबस में आगे की क्लासेस में नर्व सेल के बारे में बहुत अच्छे से दिया है। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि हमारी बॉडी में बहुत तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्मूथ मसल्स की बात करें तो स्मूथ मसल्स का शेप किस तरह का होता है, स्मूथ मसल सेल्स का शेप किस तरह का होता है, स्पिंडल शेप का होता है। अब सर स्पिंडल शेप का मतलब क्या हुआ, तो स्पिंडल शेप का मतलब हुआ कि उनकी जो टिप होती है वो एकदम चिपकी हुई होती है, बहुत ही यहाँ पर नैरो होती है। यहाँ पर इनकी टिप की बात करें अगर हम तो यहाँ पर आप देखिए कि बहुत ही एकदम फ्लैट रहेगी और अगर हम बीच की बात करें तो काफ़ी ब्रॉड रहती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसका टिप बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर पतला हो और बीच का पोर्शन बहुत ज़्यादा वाइड हो तो उसे हम स्पिंडल शेप बोलेंगे। तो स्पिंडल शेप भी हो गया। टेल भी प्रेजेंट होती है स्पर्म सेल में। तो इस तरह से आपने समझा कि सेल के बहुत तरह के यहाँ पर शेप होते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में किस किस तरह के साइज के, किन किन साइज के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है। लॉन्गेस्ट की अगर हम बात करें तो वो अलग सेल होगा और लार्जेस्ट की बात करें तो वो अलग सेल होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसके बारे में हम अच्छे से देखते हैं। अलग अलग सेल की साइज होती है। तो कुछ हम यहाँ पर फैक्ट्स देखते हैं ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि किस किस तरह के यहाँ पर स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट सेल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम सेल के साइज की बात करें तो स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी में जो प्रेजेंट होता है वो होता है स्पर्म सेल। तो स्पर्म सेल इज़ द स्मॉलेस्ट सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये एक अच्छा फैक्ट है जिसे आपको याद रखना है ताकि आप अच्छे से कहीं भी आप किसी को भी बता सकें। स्मॉलेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज़ स्पर्म सेल और स्पर्म सेल इज़ प्रेजेंट इन मेल्स। तो यहाँ पर आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए कि यहाँ पर स्पर्म सेल जो है स्मॉलेस्ट सेल है और ये मेल्स की बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसी तरह लार्जेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज़ ओवम और एग सेल। इसे हम एग सेल भी बोलते हैं। तो ओवम इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग सेल। तो ये लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है और ये फीमेल्स की बॉडी में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन फीमेल्स। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज़ नर्व सेल। तो नर्व सेल इज़ लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। तो
ह्यूमन बॉडी में सबसे जो लॉन्गेस्ट सेल जिसकी लेंथ बहुत ज़्यादा हो, जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा हो, तो कौन सा सेल है? नर्व सेल है। इसकी लंबाई जो है तो कभी कभी 1 मीटर तक भी इसकी लंबाई देखी गई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इसकी लेंथ होती है। हमारी बॉडी में काफ़ी सारे नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं और उनकी जो लेंथ है बहुत तरह तरह की होती है और बहुत ज़्यादा उसकी लेंथ होती है। तो लॉन्गेस्ट की बात करें तो नर्व सेल और लार्जेस्ट की बात करें तो ओवम। तो लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लॉन्गेस्ट में लेंथ ज़्यादा रहेगी और लार्जेस्ट में डायमीटर ज़्यादा रहेगा। तो इस तरह से आप अच्छे से इस चीज़ को ध्यान में रखें। इसके बाद स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये एक तरह के बैक्टीरिया है जिसे हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल फाउंड इन आवर इन्वायरमेंट इज माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा एक तरह का बैक्टीरिया है, यहाँ पर आप इसे नोट कर सकते हैं। ये माइकोप्लाज्मा इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया और यहाँ पर हमने इसे PPLO लिखा है। PPLO का मतलब हुआ कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसे हम PPLO भी बोलते हैं। तो PPLO क्यों बोलते हैं? क्योंकि 19वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ये जो माइकोप्लाज्मा है, ये जो सेल्स प्रेजेंट है माइकोप्लाज्मा के अंदर, ये सेल्स कैटल के प्लूरल फ्लूइड में पाए जाते हैं और वहाँ पर वो निमोनिया कॉज करते हैं। तो इस तरह से इसका नाम यहाँ पर पड़ गया प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मतलब कैटल्स की बॉडी में निमोनिया कॉज करने वाले ऑर्गेनिज्म को हम बोल देते हैं प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी प्लूरोनिमोनिया जैसे ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए हम इसे PPLO भी इसे हम बोल सकते हैं। तो स्मॉलेस्ट सेल फाउंड, तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होगा? वो माइकोप्लाज्मा होगा और इसे हम PPLO भी बोलते हैं। ये एक तरह का बैक्टीरिया है। इसके बाद हम बात करें तो लार्जेस्ट लिविंग सेल, अगर हम लार्जेस्ट लिविंग सेल, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल अगर हम बात करें तो यहाँ पर माइकोप्लाज्मा, और लार्जेस्ट लिविंग सेल की हम बात करें तो ऑस्ट्रिच का एग जो है वो सबसे बड़ा लिविंग सेल है, मतलब जिसके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है। तो वो कौन सा एग सेल है? तो वो कौन सा सेल है? ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और काफ़ी ज़्यादा साइज उसकी बड़ी होती है और साथ में वो लार्जेस्ट लिविंग सेल इसीलिए बोला जाता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट्स को देखा और ये आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। तो हमने सेल के साइज की बात की, यहाँ पर हमने सेल की शेप की बात करी और हमने यहाँ पर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में भी यहाँ पर हमने देखा। अब हम अपने चैप्टर में देखते हैं कि सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, सेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सेल वॉल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है और साथ में सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम प्रॉपर सेल के अंदर जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो सेल को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सेल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो बहुत सारे कंपोनेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो 1 बाय 1 हम सभी कंपोनेंट्स को अच्छे से देखते हैं। तो हम प्रॉपर डायग्राम से देखेंगे। अब तो हम प्रॉपर यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे, बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाएंगे जो आप अपने एग्ज़ाम में भी बना सकते हैं और वेल लेबल डायग्राम आपको बनाना चाहिए एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सबसे पहला कंपोनेंट देखते हैं और वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सेल मेम्ब्रेन अलग है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलग है। तो लेकिन सेल मेम्ब्रेन को ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो मेम्ब्रेन का मतलब हुआ कि एक तरह की ये बाउंड्री है। तो मेम्ब्रेन का मतलब हुआ कि एक तरह की बाउंड्री। तो बाउंड्री क्या करती है कि चीज़ों को मेंटेन रखती है। अगर बाउंड्री प्रेजेंट नहीं होगी तो किसी भी चीज़ का शेप मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बाउंड्री प्रेजेंट होती है। किसी भी सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन ज़रूर प्रेजेंट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका काम क्या है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है? तो परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स। तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आप क्या समझेंगे कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है। परमिएबल का मतलब कि ये चीज़ों को परमिट कर सकती है, इसके बाहर चीज़ें
आ जा सकती हैं। तो सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब चीज़ों को ये सेलेक्ट करके और फिर परमिट देती है, ताकि फिर कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा ना जा पाए और कोई भी फालतू की चीज़ सेल के अंदर ना जा पाए। तो इसीलिए हम बोलते हैं इसे कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, क्योंकि ये चीज़ों को एंट्री और एग्जिट देने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसका काम क्या है कि ये परमिशन देती है। मान लीजिए कि कोई भी फॉरेन सब्सटेंस अगर आया सेल के अंदर आना चाहता है, तो ये सबसे पहले देखेगी कि सेल के लिए ये यूजफुल है भी या नहीं। अगर यूजफुल है तो उसको ये परमिट दे देगी एंटर करने के लिए। लेकिन अगर एंटर नहीं करना लेकिन अगर वो फॉरेन सब्सटेंस किसी भी काम का नहीं है, सेल के लिए हार्मफुल है, डेंजरस है, तो वो फिर एंट्री नहीं देगी, वो फिर उसे वहीं पर रोक देगी। और जो भी सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है, इसको ये एग्जिट दे देती है, इसको बोलती है कि आप बाहर चले जाइए, बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत ही सिंपल सा मतलब हुआ, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल, इसे हम आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल भी बोलते हैं। सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है। किसी भी सेल में सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होगी। हालांकि जहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है तो आउटर मोस्ट कवरिंग हम फिर वहाँ पर क्या बोलेंगे कि सेल वॉल, लेकिन सेल वॉल हर जगह प्रेजेंट भी नहीं होती। तो इसलिए जहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी वहाँ पर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है तो वो जहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी वहाँ पर डिफरेंट सिनेरियो होगा। जहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी तो आउटर मोस्ट कवरिंग सेल वॉल बन जाएगी। लेकिन कहीं पर अगर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो आउटर मोस्ट कवरिंग कौन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन होगी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन से मतलब हुआ ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है और आउटर मोस्ट कवरिंग है किसी भी सेल की। इसके बाद हम देखते हैं कि सेल वॉल। तो सेल वॉल का क्या रोल है, सेल वॉल कैसी है, ये एक रिजिड आउटर कवरिंग है जो लाइंग आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर हम ये सेल बना रहे हैं, यहाँ पर हम इसे न्यूक्लियस बना देंगे। डॉट्स का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं तो इसे हम जनरली न्यूक्लियस बनाते हैं। और यहाँ पर ये जो आप इस तरह से देखेंगे तो ये पूरा यहाँ पर क्या भरा हुआ है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, मतलब एक जेली लाइक सब्सटेंस सेल के अंदर भरा हुआ है। तो अगर हम इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसके भी बाहर एक लेयर प्रेजेंट होगी जिसे हम बोलेंगे सेल वॉल। तो सेल वॉल यहाँ पर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट रहती है, उस लेयर को हम सेल वॉल बोलते हैं। और ये कैसी लेयर है, ये रिजिड लेयर है बहुत। और ये कैसी लेयर है, ये बहुत ही रिजिड लेयर है, बहुत ही हार्ड लेयर है। तो सेल वॉल इज अ रिजिड लेयर प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट इज़ प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली। तो प्लांट्स से तो सिर्फ प्लांट्स में, प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रेजेंट इन प्लांट्स ओनली। प्लांट्स में सिर्फ प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं, प्लांट सेल्स होते हैं, सिर्फ वहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को अच्छे से समझ लिया। अब हम समझते हैं कि न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका रोल है। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। तो न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। इसी के अंदर सेल के सभी जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है, मशीनरी को कैसे चलाना है सेल वॉल के अंदर, किस चीज़ का हमें उपयोग में लाना है, किस चीज़ का नहीं, पूरा ये ब्रेन की तरह एक्ट करता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और वहाँ पर कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर पोर्स। तो न्यूक्लियर पोर्स का भी काम क्या है कि चीज़ों को ट्रांसफ़र करने में इसका रोल है। मतलब कि अगर क्रोमोसोम्स को यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है या फिर किसी भी मटेरियल को, डीएनए मटेरियल को अगर हमें कहीं बाहर अंदर यहाँ पर एंट्री और एग्जिट देनी है तो इसका काम है न्यूक्लियर पोर्स का। तो यहाँ पर भी पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि न्यूक्लियस इज़ अ डबल लेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और ये न्यूक्लियस क्या है, एक डबल लेयर्ड है। यहाँ पर 2 लेयर प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियस के ऊपर 2 लेयर प्रेजेंट होती है, इसीलिए हम इसे डबल लेयर्ड बोलेंगे, डबल लेयर्ड। एंड इट हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैविंग न्यूक्लियर पोर्स। तो यहाँ पर न्यूक्लियर पोर्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल। इसके बाद हम सेल ऑर्गेनेलीज की बात करें तो जैसे ह्यूमन बॉडी में बहुत तरह के ऑर्गन्स होते हैं, तो इसी तरह सेल में भी बहुत तरह के ऑर्गन्स होते हैं। तो उन्हीं ऑर्गन्स को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनेलीज। तो सेल में काफ़ी तरह के ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस बाउंड पार्ट्स ऑफ द सेल प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो सेल ऑर्गेनलीज कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी यहाँ पर भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कुछ डबल मेम्ब्रेन होंगे, कहीं पर सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। उस चीज़ को हम आगे अच्छे से समझेंगे कि किस सेल ऑर्गेनलीज में सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, कहाँ पर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। तो इसे आपको ऐसा समझना है कि कुछ यहाँ पर स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन्स होते हैं सेल में, और वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये एक तरह से तैर रहे होते हैं, अपने अपनी जगह पर ये एक तरह से फ्लोट करते हैं। एक फ्लूइड जैसा साइटोप्लाज्म होता है, तो वहाँ पर ये तैर रहे होते हैं, फ्लोट करते हैं, और इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और साइटोप्लाज्म को भी हम समझ लेते हैं। तो साइटोप्लाज्म इज़ द फ्लूइड कंटेंट ऑफ द सेल। तो ये फ्लूइड कंटेंट है, जो भी फ्लूइड कंटेंट प्रेजेंट होता है, फ्लूइड की जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, तो वो साइटोप्लाज्म होता है। इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस। तो अगर हम यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें और इसे हम न्यूक्लियस बोल दें, तो न्यूक्लियस के बाहर ये न्यूक्लियस है, तो इसके बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये जितना भी यहाँ पर जेली लाइक सब्सटेंस, यहाँ पर फ्लूइड जैसा सब्सटेंस आपको दिखेगा, तो वो क्या कहलाएगा? उसे हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड जैसा कंटेंट है जो न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर समझा कि सेल के अलग अलग शेप होते हैं। सेल के नंबर के बेसिस पर हम इसे अलग अलग तरह से डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। और साथ में आपने यहाँ पर सेल के साइज के बारे में देखा कि अलग अलग सेल्स का अलग अलग साइज होता है, स्मॉलेस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, लिविंग सेल, डेड सेल, हर तरह के यहाँ पर आपने सेल देखे। और साथ में हमने यहाँ पर सेल कंपोनेंट्स के बारे में अभी एक हल्का सा डिस्कशन किया है। अभी सेल कंपोनेंट्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अभी हम सेल कंपोनेंट्स को बहुत डिटेल में समझेंगे, क्योंकि ये अलग से एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाते हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा। अब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखते हैं कि सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। एक प्यारा सा हम बहुत ही ईजी सा डायग्राम बनाकर वहाँ पर चीज़ों को और अच्छे से डायग्राम के थ्रू तो यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं, वेल लेबल डायग्राम, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल को अच्छे से अपने दिमाग में बिठाते हैं। सो अब हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखते हैं। हमने यहाँ पर काफ़ी सारे यहाँ पर वेल लेबल्ड यहाँ पर पार्ट्स को शो किया है, तो उन पार्ट्स को हम एक एक करके 1 बाय 1 अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा डायग्राम बनाया है। सबसे पहले तो इस डायग्राम को देख के आपको थोड़ा सा हैरान नहीं होना है कि सेल में इतने सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सेल में इससे भी बहुत ज़्यादा पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन हमें अपने डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इतना ही करना है जितना हमारे लिए रिक्वायर्ड हो। तो यहाँ पर हम एक बहुत ही अच्छा सा सिंपल सा डायग्राम यहाँ पर बनाए हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल वॉल से। तो सेल वॉल यहाँ पर आप देखिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये जो ग्रीन कलर की लेयर आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको दिख रही है, तो ये कौन सी लेयर है? इसे हम बोलेंगे सेल वॉल। तो ये प्रेजेंट होती है ओनली प्लांट्स। तो सेल वॉल इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद आप देखिए कि सेल वॉल के बाद एक दूसरी लेयर प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसे हम बोल रहे हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जिसका काम है कि चीज़ों को, मटेरियल्स को एंट्री और एग्जिट देना। ये कैसी लेयर है? ये सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर है, यानी चीज़ों को सेलेक्ट करती है, फिर जाकर परमिएट करती है, फिर जाकर एंट्री करने देती है, और एग्जिट में भी इसका रोल है। तो इसे हम बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर। अगर यहाँ पर प्लांट्स की बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर नहीं होती, यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होगी। और इसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ये आउटर मोस्ट लेयर है एनिमल्स के केस में, एनिमल सेल्स के केस में। इसके बाद हमने यहाँ पर बनाया है एक सेल ऑर्गेनलीज जिसे हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पर एक आप देखिए कि इस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बोला है। यहाँ पर हमने एक माइटोकॉन्ड्रिया रिप्रेजेंट किया है। तो इसका काम है जनरली कि यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन, यानी रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी प्रोसेस होती है वहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन और यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन का काम होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर एक साइटोप्लाज्म बनाया।
इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म ये जो पूरा यहाँ पर आपको जो भी पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इन सब पार्ट्स को छोड़ करके जो भी आपको ये जो फ्लूइड कंटेंट दिख रहा है, ये 2D डायग्राम है। यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि जो भी ये हमने यहाँ पर डॉट डॉट रिप्रेजेंट किया है, ये जो फ्लूइड है इसे हमने बोला है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म मतलब जेली लाइक सब्सटेंस जो पूरे सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, इसी में ये सारी चीज़ें जो हैं तो फ्लोट करती हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए पेरोक्सीसोम। पेरोक्सीसोम्स का यहाँ पर क्या काम है, तो ये हमने यहाँ पर एक पेरोक्सीसोम बनाया है। ये भी एक तरह का सेल ऑर्गेनेली है जिसका काम क्या है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का मेटाबॉलिज्म करना और यहाँ पर लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म करना, यानी जो लंबे लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स, तो फैटी एसिड्स की जो लंबी चेन होती है तो इनको ये बीटा ऑक्सीडेशन से तोड़ करके और इनका ये मेटाबॉलिज्म करता है। और साथ में इसका रोल क्या है कि ये डिटॉक्सिफाई करता है। जो भी खराब सड़ी गली चीज़ें सेल में प्रेजेंट होती हैं, जो भी केमिकल्स और टॉक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको ये डिटॉक्सिफाई करता है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, तो हमने यहाँ पर एक लाइसोसोम बनाया है, एक लाइसोसोम। तो यहाँ पर आप देखिए लाइसोसोम यानी इसे हम बोलेंगे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। जो भी खराब चीज़ें सेल में प्रेजेंट होती हैं, ये इसको अंदर अपने करके और इसको नष्ट कर देता है, जो भी खराब चीज़ें हैं। तो इसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने एक वैक्यूल को बनाया है। वैक्यूल काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं और इनका शेप भी अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि इसी शेप का हो। ज़रूरी नहीं कि वैक्यूल्स का शेप सिर्फ इतना हो, ये बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। प्लांट के केस में, प्लांट सेल में ये बहुत ज़्यादा बड़े इसका साइज, प्लांट सेल्स के केस में वैक्यूल्स काफ़ी बड़े होते हैं और एनिमल सेल्स में जनरली ये थोड़ा छोटे होते हैं। तो वैक्यूल्स का क्या काम है कि जो भी सेल्स में कुछ भी अगर हमें रखना है, कुछ भी स्टोर करके रखना है, तो कौन रखेगा, कहाँ पर रखा जाएगा, वो वैक्यूल्स रखेगा। वैक्यूल्स में स्टोरेज की चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर राइबोसोम्स बनाए हैं। तो राइबोसोम्स का क्या काम है, प्रोटीन का बनाना। तो यहाँ पर आप राइबोसोम्स को देखिए, राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट हैं, RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, इसे हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वहाँ पर ये जो आपको डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये राइबोसोम्स है। ये प्रोटीन बनाते हैं। इनका काम है कि आप प्रोटीन दिन भर आप बनाते रहिए। और यहाँ पर ये जो RER आप देख रहे हैं, इसे हम बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी तरह यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये स्मूथ दिखता है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो RER और SER दो तरह के यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखिए ब्रेन ऑफ द सेल यानी न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस हमने यहाँ पर बनाया है, तो इसे हम बोल रहे हैं ब्रेन ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस के बाहर ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये जो लेयर हम रेड कलर से इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, ये जो लेयर आपको दिख रही है, ये कौन सी लेयर है, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल है, तो इसे प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है और बाउंड्री बनानी ज़रूरी है। अगर मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं तो चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। तो इसलिए यहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जिसे हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और साथ में हमने यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस को रिप्रेजेंट किया है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर, इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस कहाँ पर प्रेजेंट है, ज़्यादातर केसेस में ये यूकैरियोटिक सेल्स में, ज़्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या है कि ये सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। इसका काम है न्यूक्लियोलस सेल साइकिल को रेगुलेट करता है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर प्रॉपर डायग्राम से समझा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। साथ में यहाँ पर एक DNA हम यहाँ पर बना देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये थ्रेड लाइक हेलिकल स्ट्रक्चर
तो इसे हम बोल रहे हैं डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पर डीएनए भी हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से आपने समझा कि ये सारे पार्ट्स जो हैं सेल में प्रेजेंट होते हैं और ये सारे पार्ट्स मिल करके एक सेल को कंप्लीट एक एंटिटी बनाते हैं, एक कंप्लीट यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसे आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पर बोलेंगे गोल्जी अपैरेटस। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम बोलेंगे गोल्जी अपैरेटस। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे हम बोलेंगे गोल्जी अपैरेटस। तो ये गोल्जी अपैरेटस है, ये भी एक तरह का सेल ऑर्गेनली है। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर आप देख रहे हैं इसे हम बोलेंगे गोल्जी अपैरेटस। तो गोल्जी अपैरेटस, कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पर यहाँ पर इसे नाम रखा गया। इस एक साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी के नाम पर इसे गोल्जी अपैरेटस बोला गया, गोल्जी इसका नाम पड़ा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर सेल के बारे में अच्छे से समझा कि सेल में क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं और आप सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। हमने सेल के चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक कंप्लीट कर ली हैं और आगे भी हम काफ़ी सारी चीज़ों को अभी अच्छे से कंप्लीट करेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आप सजेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज़ है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिए, हम उसका फास्ट रिप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।